हेडिंग। चलिए आज हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं और इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए हम दूसरे लैंग्वेज का सहारा ले रहे हैं। आप लोग ये बताइए इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। दूसरा कुछ एज ए टोल्ड महत्वपूर्ण वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस। आपने इसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया, इसका एक दूसरा मीनिंग निकालिए जो कि एग्जैक्ट मीनिंग है। ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आदेश सूचक। क्या कहते हैं? आदेश सूचक। और सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य, आदेश सूचक वाक्य। अब इसी से आप इसका मीनिंग निकालिए। आदेश सूचक, आदेश का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर। आदेश का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर, या फिर इंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो, या फिर कमांड कह सकते हो, या फिर इनपुट कह सकते हो। कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या क्या कह सकते हैं? ऑर्डर। सबसे पहला क्या? ऑर्डर। दूसरा क्या? कमांड, या फिर इंस्ट्रक्शन, या फिर इनपुट। इतना सारा इसको नाम दिया जा सकता है। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि यह जो है किसी को ऑर्डर देने का काम करता है। यह क्या करता है? किसी को ऑर्डर देने का काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं यह किसी को कमांड देने का काम करता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में कमांड देते हो या फिर मोबाइल फ़ोन में कमांड देते हो, तो वो उस कमांड को एक्सेप्ट करके फिर उसको प्रोसेसिंग करता है सॉफ्टवेयर के ज़रिए और हार्डवेयर के हेल्प से, और प्रोसेसिंग करके वो क्या करता है? आउटपुट देता है। ये मैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये सब क्या होता है इसको मैं क्लियर करूँगा। पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? टू गिव ऑर्डर, ऑर्डर देना, या फिर हम कह सकते हैं टू गिव कमांड, कमांड पास करना, या फिर इंस्ट्रक्शन देना, या फिर इनपुट देना। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहला यूज ये हो गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक और यूज है रिक्वेस्ट करने में। यदि हम किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप इनपुट दे रहे हो तो एक तरह से रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हो। आप सामने वाले से कह रहे हो कि आप प्लीज़ आउटपुट दे दो, यानी इट मीन्स दैट यू आर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम समवन। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरा यूज क्या हो गया? रिक्वेस्ट करने में। और तीसरा यूज एडवाइस या फिर सजेशन देने में। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एडवाइस, उसके बाद एडवाइज और सजेशन, इस तीनों में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन पे काम कर रहे हैं। कल के क्लास में इस पे हम लोग डेप्थ एनालिसिस किए हुए थे। हम लोगों ने सीखा था कि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडवाइस। क्या होता है? एडवाइस। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडवाइज। क्या कहेंगे? एडवाइज। और इसका दो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, इसको हम सजेशन कह सकते हैं या फिर सजेशन कह सकते हैं। लिसन केयरफुली, दिस वन इज एडवाइस, दिस वन इज, एंड दिस वन इज एडवाइज। लास्ट में जॉ निकालना है, एडवाइज। क्या बोलेंगे? और इसको हम लोग पढ़ेंगे सजेशन या फिर सजेशन। स्पीच की बात करें तो यह स्पीच का कौन सा पार्ट है? ये नाउन है क्या? कंफर्म है? और ये बता दीजिए क्या है, और ये बता दीजिए क्या है। यानी कि एडवाइस की बात करें तो ये नाउन है, एडवाइस की बात करें तो ये वर्ब है, और सजेशन की बात करें तो ये नाउन है। मैंने आपसे पूछा कि मुझे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तो आपने क्या किया? एडवाइस किया कि एडवाइस किया? सोच के बताइएगा, एडवाइस किया कि एडवाइस किया? आपने एडवाइस किया ना। आपने क्या किया? एडवाइस किया। और एडवाइस क्या किया? यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, योर डॉक्टर विल गिव यू एडवाइस व्हाट यू शुड डू और नॉट। यानी आपने क्या किया? एडवाइस किया, और डॉक्टर क्या करेंगे? मुझे एडवाइस देंगे, मुझे एडवाइस देंगे। और सजेशन का मतलब होता है कि अपना कोई आइडिया या फिर अपना कोई प्लान किसी के सामने रखना, ताकि उस प्लान या पार्टिकुलर आइडिया पे कंसीडर किया जा सके। कल हमने सीखा था जैसे कि अजीत डोभाल ने कोई प्लान या फिर किसी आइडिया को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा, अपने प्रपोजल को रखा, और ताकि इस पे विचार किया जा सके, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सजेशन कहेंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहला यूज क्या हो गया? ऑर्डर। आप बस ये याद रख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं। सबसे पहला यूज क्या?
दूसरा यूज क्या, तीसरा यूज क्या। चलिए अब हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा और ख़ुद ही हम लोग इसको प्रूफ करेंगे हम सभी मिल करके। बहुत सारे स्कॉलर और बड़े बड़े इंग्लिश के जानकार ये मानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैं प्रूफ भी करूँगा और ख़ुद ही आप जज करना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ठीक है। बड़े बड़े लोगों का ये मानना है, जो इंग्लिश के बड़े बड़े जानकार हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो बिल्कुल इससे अलग है। मेरा मानना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। कैसे होता है, मैं इस बात को प्रूव भी कर रहा हूँ। जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक मैं छोटा सा वर्ड ले रहा हूँ, गो। यह एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आप बोलोगे कैसे, तो मैंने अभी सिखाया है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का 3 जगह पे यूज़ किया जाता है। पहला यूज़ होता है ऑर्डर देने में, दूसरा यूज़ होता है रिक्वेस्ट करने में और तीसरा यूज़ होता है किसी को एडवाइस देने में। तो आप बताइए, यदि आपने मुझसे कहा गो या फिर मैंने आपसे कहा गो, इसका मतलब मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। क्या ऑर्डर दे रहा हूँ, जाने का। अच्छा ये बताइए, इसमें सब्जेक्ट कहीं दिख रहा है क्या, इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक सिंगल वर्ड है। और स्पीच का ये कौन सा पार्ट है, वर्ब है। आपने पहले भी सीखा था कि हालांकि एक सिंगल लेटर जो है वो कोई मीनिंग पास नहीं करता है, बस 2 ऐसा लेटर है, एक आई और दूसरा वाई, जो सिंगल होने के साथ साथ एक कंप्लीट मीनिंग पास कर रहा है और इसको हम लोग एक वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एक सिंगल वर्ड जो है वो कोई ख़ास मीनिंग पास नहीं करता है। एक सिंगल वर्ड से हम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। मैं आपको कहूँ कि आप इंग्लिश में बोलो और सिर्फ सिंगल वर्ड का इस्तेमाल करो, तो सिंगल वर्ड से आप कहाँ तक जाइएगा। आपने सिंगल वर्ड यूज़ किया गो, आप कहाँ तक जाइएगा इससे। आपने सिंगल वर्ड यूज़ किया कम, कहाँ तक इससे पहुँचेगा। एक सिंगल वर्ड काफ़ी है क्या, यानी कि इससे आगे बात करने की भी तो ज़रूरत होती है। मैंने कहा सिट, तो आप तो ये बात समझ गए कि मुझे ये कह रहे हैं कि बैठने के लिए, लेकिन कहाँ पे बैठने के लिए, कैसे बैठने के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो इसमें नहीं है। तो सिंगल वर्ड काफ़ी है क्या। लेकिन समटाइम्स कभी कभी सिंगल वर्ड जो है अच्छा खासा मीनिंग दे देता है कि नहीं, लिसनर को ये बात क्लियर कर देता है कि उसे क्या करना है ना। लिसनर को, सुनने वाले को, यानी जिससे आप बात करते हो, उस व्यक्ति को ये बात क्लियर कर देता है ये सारे वर्ड कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन से काम को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। गो से किस चीज़ का सेंस क्रिएट हो रहा है, ऑर्डर का। और आप इस बात से समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। आपको कहा जा रहा है ना जाने के लिए, यानी कौन सा काम करना है, इस बात की जानकारी मिल गई। चलिए, और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। यदि मैं आपसे कहूँ गो, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब उन लोगों की बात तो बिल्कुल सही है जो लोग ये मानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें सब्जेक्ट होता है, और वो कहाँ पे है, कौन सा सब्जेक्ट है, वो बात भी मैं साबित कर दूंगा। इसके लिए मैं पहले कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 2 व्यक्ति के बीच में टॉक हो रही है। ये फर्स्ट व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन है, जिसका नाम मैंने रखा ए। एक दूसरा व्यक्ति है जिसका मैंने नाम रखा बी। कंसीडर यहाँ पे 2 व्यक्ति है जिसके बीच में टॉक हो रही है, कम्युनिकेट होने का काम किया जा रहा है, बातचीत दोनों के बीच में हो रही है। पहले व्यक्ति का नाम क्या है, दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है। ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा गो। ए ने बी से कहा, क्या कहा, गो। ये बात को समझ जाएगा क्या करना है, ये फर्दर स्टेप लेगा कि नहीं लेगा। अच्छा ये बताइए, ये किससे कह रहा है, बी से। तो यहाँ पे एक वर्ड छिपा है कि नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, इसका मतलब यू यहाँ पे है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 व्यक्ति के बीच में बातचीत हो रही है, तो कोई तीसरा व्यक्ति ये समझेगा कि ये मुझे कहा जा रहा है। जब बात 2 व्यक्ति के बीच में ही हो तो यहाँ पे ऑलरेडी यू आ जाता है, ऑलरेडी यू अंडरस्टूड होता है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे यदि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो तो सब्जेक्ट को फिर लाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने लिखा 5, और आपने कहा कि इससे पहले कोई साइन नहीं है। आपने कहा इससे पहले कोई साइन नहीं है, ये बात सही है कि गलत है, सोच करके बताइए। मैंने मैथमेटिक्स का एक नंबर ले लिया 5, और दूसरा सवाल मैंने आपसे किया कि इसके पहले कोई साइन है या नहीं। आपने कहा बिल्कुल नहीं, दिखता नहीं है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं।
ये बात सही है क्या? तो यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस है। यहाँ पे साइन प्लस है क्या? और ये दिख रहा है क्या? छिपा हुआ है। ये क्या है? छिपा हुआ है। इसी तरीके से इसी बेसिस पे हम ये बात कह सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। क्या होता है? जो कि छिपा रहता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा सिट, तो मैंने किससे कहा? आपसे कहा। मैंने कहा, मैंने कहा, किससे कहा? आपसे कहा। किसने कहा? किसने कहा? तो किसने कहा, किससे कहा, ये सब बातें यहाँ पे अंडरस्टूड है कि नहीं है? ए ने कहा, यहाँ पे दिखा हुआ है क्या? मैंने सिंपली लिखा गो। यहाँ पे किसने कहा, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है क्या? किससे कहा गया है? बी से। यहाँ पे बी आया हुआ है क्या? लेकिन नहीं आने के बाद भी ए और बी यहाँ पे हिडन है कि नहीं है? है ही नहीं। ये बात कहना तो पूरी तरह से गलत है। आप ये कहो यहाँ पे तो है लेकिन छिपा हुआ है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको बाहर लाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि यहाँ पे अभी 5 के पीछे प्लस देने की ज़रूरत है क्या? लेकिन मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ, यहाँ पे -5 लिख दूँ और यहाँ पे एक दूसरा नंबर दे दूँ 3 और यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे प्लस है, आप कहोगे आप गलत चीज़ लिखे हो, ये कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। यहाँ पे प्लस का देना ज़रूरी है। प्लस है तो इसको मेंशन करो। यहाँ पे 4 के पीछे प्लस आप मेंशन नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 के पीछे प्लस मेंशन नहीं करोगे तो फिर नहीं चलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? आप खुद ही सोचो। यहाँ पे भी तो प्लस ही था और यहाँ पे भी मुझे प्लस ही देना है, तो यहाँ पे हम प्लस नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, काम मेरा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम प्लस नहीं दिखा रहे हैं तो काम मेरा नहीं चल रहा है, हमको प्रॉब्लम हो रही है। यानी यहाँ पे प्लस देना मैंडेटरी है कि नहीं है? तो बताइए, यहाँ पे प्लस था क्या? है ना? छिपा हुआ है ना? लेकिन यहाँ पे प्लस है ना? छिपा हुआ है कि हाजिर हो चुका है? अपीयर हो चुका है ना? तो कब अपीयर होगा नहीं होगा उसकी भी हम मेंशन करेंगे, उस बात पे भी हम पूरा चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बताइए कि आप भी इस चीज़ को मानते हो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है? मानते हैं क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ये बात कहाँ तक सही है? होता है ना? तो ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? लेकिन यह छिपा हुआ रहता है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको सामने लाएंगे, अदरवाइज इसको हम नहीं लाएंगे। तो सबसे पहली बात लिखिएगा, चलिए हेडिंग देंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स पहली बात लिखेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है। और यह सेंटेंस में हिडन रहता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है और यह सेंटेंस में हिडन रहता है। नोट कीजिएगा। सबसे पहली बात याद रखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। जब भी कोई पूछे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है तो आप बोलिएगा यू होता है, लेकिन यह हिडन रहता है, यह हमको सामने से नहीं दिखता है। जैसे कि एक एग्जांपल आप नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गो और यू को ब्रैकेट के अंदर कर देंगे और ऐसे मार्क कर देंगे हिडन, हिडन।
देखिए ज़्यादातर केसेस में इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को नहीं लाया जाता है। ज़्यादातर नंबर जो होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे कि +1 +2, इसमें प्लस साइन को दिखाया जाता है क्या? तो प्लस साइन को आप समझिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट। प्लस साइन को हमको क्या समझना है? इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट। और इसको हम यूजुअली नहीं लाएंगे स्पेशल केस में। जब केस स्पेशल होगा, जब लाना ज़रूरी हो जाएगा, तब इसको लाएंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए एक हिंदी का सेंटेंस दिया गया है, तुम जाओ, तुम जाओ। यहाँ पे तुम सब्जेक्ट मेंशन किया है क्या? ये स्पेशल केस हो गया ना, यानी यहाँ पे अब आपको सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। आखिर ऐसे केसेज उत्पन्न क्यों होते हैं? आखिर ऐसे केसेस क्यों आते हैं, आप ये बताओ। इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स, यानी जब एक से ज़्यादा व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं, आपके सामने में एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, लिसनर्स हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाता है। ऐसा भी होता है कि जिसको हम बोल रहे हैं वो नहीं समझता है, दूसरा समझ जाता है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम सब्जेक्ट को वहाँ पे अपीयर कर देते हैं। तो दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए कि जब हिंदी के सेंटेंस में आपको तुम मिले, जब हिंदी के सेंटेंस में क्या मिले? तुम मिले, तो उसके इंग्लिश के कन्वर्जन में हम यू का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी के सेंटेंस में क्या मिलना चाहिए? तुम मिलना चाहिए। तो उसके इंग्लिश का जो कन्वर्जन होगा, उसका जो इंग्लिश सेंटेंस हम क्रिएट करेंगे, उसमें किसका यूज करेंगे? पहली बात बताइए, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? और वो हिडन होता है कि वहाँ पे अपीयर रहता है? हिडन रहता है। लेकिन हम उसको अपीयर कर सकते हैं क्या? अपीयर कब करेंगे? स्पेशल केस में कि हमेशा? जब ज़रूरत पड़ेगी तब, या वैसे भी? यानी स्पेशल केस में किया जाएगा। तो दूसरा नोट लिखेंगे, यदि हिंदी के सेंटेंस में तुम, और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देंगे, यदि हिंदी के सेंटेंस में तुम का यूज किया गया हो तो उसके इंग्लिश में यू का यूज करेंगे। जैसे कि हिंदी के सेंटेंस से मैंने कहा तुम जाओ, तो अब यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट को लाना ज़रूरी हो जाएगा, इसको आपको अपीयर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए हिंदी में, तुम गो, यू गो। चलिए, तो अभी तक हमने दो बातें सीखा है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। ये बात पूरी तरह से गलत है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इसका सब्जेक्ट होता है और उसका नाम क्या है, लेकिन यह सेंटेंस के अंदर हिडन रहता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब हिंदी के सेंटेंस में तुम आपको मिले तो तुम के जगह पे आप इंग्लिश के कन्वर्जन में यू का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात मैं यहीं से निकाल लूँगा, इसको रटिएगा नहीं, समझ करके याद करेंगे। यहाँ पे यू पे ध्यान दीजिए। यू के बारे में आप क्या कह सकते हो? इस सेंटेंस में यू क्या है? यू क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट है, मान लिया। फिर उसके बाद बताइए कि यू क्या है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? ये तो सब्जेक्ट है, ये बात तो क्लियर हो चुका है। एज यू टोल्ड दिस इज अ सब्जेक्ट, इट इज़ ऑब्वियसली करेक्ट। अब इसके अलावा आप सोचिए कि और ये क्या है? यू क्या है? व्हाट इज़ यू इन दिस सेंटेंस? व्हाट कैन यू से अबाउट यू? डोंट टॉक रबिश। यहाँ पे अपीयर किया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये है, वो है, फालतू की बातें मत करिए। डोंट टॉक रबिश। फैक्ट पे आइए और बताइए कि यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं सोच करके। ऐसी बात नहीं कि आप पढ़े नहीं हैं। शुभम बिल्कुल सही बोले हैं, ये प्रोनाउन है। नहीं पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हो?
ये प्रोनाउन नहीं है, तो फिर चलिए और क्या कह सकते हो, ये प्रोनाउन है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नाउन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। आप ये भी कह सकते थे कि यह जो है वह नाउन का रिप्रेजेंटेटिव है या फिर नाउन का डेलीगेशन है। अच्छा ये बताइए, नाउन का रिप्रेजेंटेटिव या नाउन का डेलीगेशन, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कोई व्यक्ति खुद नहीं जा करके, अफ़गानिस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति को इनवाइट किया गया, बुलाया गया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद नहीं जा करके वह कमला हैरिस को भेजने का काम किया। इसका मतलब कमला हैरिस इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स डेलीगेशन ऑफ जो बाइडेन। यानी कमला हैरिस जो है वो जो बाइडेन की क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। यानी कभी कभी जो जिसको आप इनविटेशन करते हो वो ज़्यादा बिजी हो जाते हैं या उनको कोई इंपॉर्टेंट काम रहता है, तो फिर वो खुद नहीं जा करके, खुद उस पार्टी फंक्शन में अपीयर नहीं होकर के अपने डेलीगेशन को भेजते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। ठीक है ना? तो उसी तरीके से नाउन जो है हर जगह जाएगा तो सेंटेंस को इरिटेट बना देगा, सेंटेंस को ऑकवर्ड बना देगा, सेंटेंस की खूबसूरती को ख़राब कर देगा। और इसलिए नाउन खुद नहीं जा करके किसको भेजता है? अपने रिप्रेजेंटेटिव। और उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम क्या है? प्रोनाउन। तो अब ये बात तो आप खुद भी कह सकते हो कि यह यू खुद नहीं आ करके इसके जगह पे नाउन भी आ सकता है। क्या नहीं कह सकते हैं क्या? ये नाउन का रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे नाउन खुद आ जाए, अपने डेलीगेशन को ना भेजे या अपने रिप्रेजेंटेटिव को ना भेजे। इसका मतलब हुआ कि इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर नाउन भी आ सकता है सब्जेक्ट के रूप में। नहीं समझ रहे हैं बात? ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गया है ना? यू एक प्रोनाउन है तो खुद नाउन यहाँ पे नहीं आ सकता है क्या? नाउन भी आ सकता है। तो इसके रिगार्डिंग आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब इम्परेटिव सेंटेंस में आपको नाउन दिखे तो नाउन का दो पोजीशन बनता है, एक सेंटेंस के शुरू में और एक सेंटेंस के लास्ट में। अब सेंटेंस के यूज शुरू में यूज करेंगे या फिर सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे, ये सिचुएशन पे छोड़ दीजिए आप। जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे। जैसे कि आपसे कहा गया गो, सिंपल सेंटेंस है एक वर्ड का। आपसे कहा गया यू गो, हमने सब्जेक्ट को अपीयर कर लिया ना, ये स्पेशल केस बनता है, जरूरी था हमने ले आया। अब देखिए यू गो, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। जिससे आप बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पे सबको तो आप यूँ ही कह सकते हो, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? नाउन को खुद ही ले आएंगे, यानी व्यक्ति का नाम ही बोल देंगे, कन्फ्यूजन खत्म हो गया वहाँ पे। यानी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट को ले आए, और इससे भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है उसको हम लोग यहाँ पे उठा के ले आए। जैसे कि मैंने कहा कम हियर, मैंने कहा मोहन कम हियर, तो कन्फ्यूजन कम हो गया कि नहीं? यहाँ पे कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया ना। मैं आपको ऐसे भी तो कह सकता था कम हियर मोहन, हिंदी में आप बात करते हो, बोलते हो मोहन यहाँ आओ, मोहन यहाँ आओ, या फिर आप कहते हो यहाँ आओ मोहन। दो तरीके से बोला जा सकता है। इसका मतलब नाउन का पोजीशन कितनी जगह पे बनता है? सबसे पहला पोजीशन इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और दूसरा पोजीशन इन द लास्ट ऑफ अ सेंटेंस। कोई दिक्कत है? तो तीसरा इसका नोट लिखेंगे, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन मिले तो नाउन सेंटेंस के शुरू में हो सकता है या अंत में। एग्जाम्पल लिखेंगे, मोहन कम हियर, या फिर कम हियर मोहन। नोट कीजिए। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है
वो दो तरीके से लास्ट कर सकता है, एक फुल स्टॉप से और दूसरा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से। इसको हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। या फिर इसका दूसरा नाम पता है क्या? इसको पीरियड भी कहा जाता है। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। इसको पीरियड के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेशन पॉइंट। एक्सक्लामेशन पॉइंट। तो स्पेशल नोट में लिखिएगा an imperative sentence can end with a period या full stop or an exclamation point। An imperative sentence can end with a period या full stop or an exclamation point। चलिए अब समझिएगा, फिर नोट बनाइएगा। मैंने कहा यहाँ जाओ, इसके जगह पे मैं ये भी तो कह सकता हूँ यहाँ मत जाओ, ये भी तो कहा जा सकता है। यानी ऑर्डर जो है किसी को आप पॉजिटिव वे में भी दे सकते हो और नेगेटिव वे में भी दे सकते हो। यानी किसी व्यक्ति को काम करने के लिए भी कह सकते हो, यानी ऐसा भी कह सकते हो कि आप इस काम को करो, या फिर उसकी जगह पे आप ये भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि इस काम को मत करो। इसका मतलब ये हो गया कि एन इम्परेटिव सेंटेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है। और साथ में ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो दो टाइम को इंडिकेट कर सकता है, या तो प्रेजेंट टाइम को या फिर फ्यूचर टाइम को। पास्ट टाइम को इंडिकेट कभी नहीं करेगा। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब पास्ट टाइम कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस कितने टाइम को इंडिकेट कर सकता है? दो टाइम को, पहला प्रेजेंट और दूसरा फ्यूचर। तो दूसरा पॉइंट बनाइएगा, इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे एन इम्परेटिव सेंटेंस कैन बी either positive or negative। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, it can refer present time or future time। हो गया। चलिए इसको पहले समराइज कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए याद कीजिएगा, कैसे याद करना है उसका तरीका समझिए। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ तीन जगह पे किया जाता है। पहला ऑर्डर देने में, दूसरा रिक्वेस्ट करने में, और तीसरा एडवाइस या फिर सजेशन देने में। उसके बाद ध्यान रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का नाम क्या है, लेकिन यह छिपा रहता है, हिडन रहता है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि स्पेशल केस में हम यू को ला सकते हैं, और वो स्पेशल केस क्या होगा, जब हिंदी के सेंटेंस में हमको तुम दिखाई देगा। जब हिंदी के सेंटेंस में हमको तुम दिखाई देगा तो हम इंग्लिश के कन्वर्जन में तुम के जगह पे यू को लाएंगे। और ऐसा क्यों करते हैं, सब्जेक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। यानी किसको काम करने के लिए बोला जा रहा है वो बात वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है, और इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है कि वहाँ पे सब्जेक्ट को हाजिर कर दिया जाए, वहाँ पे अपीयर कर दिया जाए। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नाउन अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी यू को ना भेज करके खुद आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस में नाउन का दो जगह पे प्लेस बनता है, पहला सेंटेंस के शुरू में और दूसरा सेंटेंस लास्ट में। दो तरह से हम उसको बोल सकते हैं। उसके बाद हमको ध्यान रखना है
स्पेशल नोट के रिगार्डिंग कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वह फुल स्टॉप पे ख़त्म हो सकता है या फिर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे, दो तरीके से इसको एंड किया जा सकता है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। और तीसरी बात ध्यान रखनी है कि यह प्रेजेंट टाइम को रेफ़र करता है और फ्यूचर टाइम को रेफ़र करता है। अब हम लोग, ये तो हमारा बेस था, मेन हमारा काम होगा स्पोकन सीरीज का एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन। हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात करूँ तो वो तो टेंस है हमारा, जो कि लगभग में 1 महीने में आ जाएगा। अभी हम लोग पहले उसके लिए पूरा बेस बनाएंगे, पूरा फाउंडेशन तैयार कर लेंगे, और जब लगेगा कि आप लोग पूरी तरह से टेंस के लिए प्रिपेयर हो तो जा कर के मैं उसको स्टार्ट करूँगा, और वैसे नहीं करूँगा। मैंने अभी तक आपको 3 सेट प्रोवाइड कर दिया है वर्ब फॉर्म्स का, जिसमें पहला सेट मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है, दूसरा सेट का होमवर्क दे दिया जा चुका है। अब इसको आपने कितना किया वो मुझे नहीं पता है, मैं इसका पहले इंस्पेक्शन करूँगा, ये कंप्लीट मिलेगा तो फिर तीसरे सेट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ेंगे और फिर टेंस पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग इंग्लिश का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वह इम्पेरेटिव सेंटेंस भी है। तो हम लोग सेंटेंस को क्रिएट करना स्टार्ट करें क्या? और ये स्पोकन सीरीज़ का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर बारीकी से ध्यान रखिएगा। और हालांकि मैंने अभी टेंस नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। आप टेंस के बिना भी काम कर सकते हो, छोटे छोटे प्रैक्टिस डायलॉग है और इसको बनाना है, रटना नहीं है। जैसे कि सबसे पहला एक स्ट्रक्चर लिखिएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इससे आपको सेंटेंस क्रिएट करना है, एक्सप्रेशंस तैयार करना है। एक्सप्रेशन तैयार करने में आपको कोई भी वर्ब ले लेना है। वो बताइए कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं है? अब मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पास कर दिया, गो देयर, यानी वहाँ पे जाओ। यदि आप सब्जेक्ट को लाना चाहते हो तो आप यहाँ पे यू टैग कर दो, यू गो देयर। सब्जेक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि जाने के लिए किसको कहा जा रहा है ये कन्फ्यूज़न की बात है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे यू को लाया गया है। यदि यू को हम लाएं लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न रह गया तो फिर यू को भी हटा देंगे। हम यू के जगह पे किसको ले आएंगे? नॉन को, यानी उस व्यक्ति को खुद ले आएंगे तो कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? जैसे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने के लिए आपको आता हूँ, मेरे ऑप्शंस में कोई दूसरे टीचर ने काम किया, इसका मतलब वह टीचर जो है मेरा रिप्रेजेंटेटिव था, लेकिन वह रिप्रेजेंटेटिव आया लेकिन आपके डॉट्स को क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं आया, और जब मैं आया तो सारे डॉट्स ही ख़त्म हो गए। अब यहाँ से सवाल क्रिएट हो सकता है क्या? नहीं, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने एक सिंगल वर्ड कह के काम चला लिया। जब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है तो ना मेरी ज़रूरत है ना मेरे रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे ना मैं आऊँगा ना मेरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा। लेकिन यदि आपको थोड़े बहुत डॉट है तो मैं आपको कहूँगा जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है आप उससे मिल लो, उससे यदि डॉट्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मेरे पास आना। तो देखिए, मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा और मेरा रिप्रेजेंटेटिव का नाम क्या है? यू। फिर भी आपको डॉट्स क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? मुझसे कांटेक्ट करोगे, यानी कि मैं खुद आ जाऊंगा, और मैं क्या हूँ? नाउन ना, यानी कि मोहन गो। अब देखिए, इस मोहन को इसके आगे भी हम उठा सकते हैं ना, गो मोहन, जाओ मोहन। कोई दिक्कत है? तो मैं हिंदी में सेंटेंस लिखा रहा हूँ, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस लिखेंगे गो, सॉरी जाओ, जाओ, और इसके सामने आप इंग्लिश लिखेंगे। इसका मैं हिंदी लिख रहा हूँ, आप इंग्लिश नोट करेंगे। जाओ गो, ऐसे लिख लीजिए, और फिर इसके सामने इस तरह से वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। चलिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले कौन आएगा? वर्ब आएगा, और वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, बेस फॉर्म में आएगा, या फिर रूट फॉर्म में आएगा, यानी कि पहले फॉर्म में आएगा। तो बताइए यहाँ पे वर्ब कौन है? जाना, यानी कि गो। और कहाँ जाऊँ? वहाँ, और वहाँ को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं देयर। मैंने कहा दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। चलिए बोर्ड पे आइए, दरवाज़ा खोल दो। सबसे पहले आप ये बात बताइए कि किस तरह का सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्या?
कैसे है? ये ऑर्डर देने का काम कर रहा है। मैंने कहा जाओ दरवाज़ा खोलो, तो मैं आपको आदेश दे रहा हूँ ना, मैं आपको कमांड दे रहा हूँ ना। और जब भी मैं कमांड दूँ तो सबसे पहले आप किसको लाओगे? V1 को। सब्जेक्ट इससे पहले आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। स्पेशल केस में आएगा। सब्जेक्ट को लाएं लेकिन फिर भी डॉट्स क्लियर नहीं हुआ, कन्फ्यूजन रह गया, तो हम सीधा उसका जो मेन फॉर्म यानी नॉन जो है उसको हम ले आएंगे ना। बताइए यू का नाम हमने क्या रखा है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन। यू का नाम हमने क्या रखा है? और यू के जगह पे जो आएगा ओरिजिनली, यानी उसका जो नाम था ओरिजिनल में, उसको हम लोग क्या कह के बुलाएंगे? नॉन कह के बुलाएंगे। तो नॉन को हम लोग फाइनली बुलाएंगे ना, यानी जब डॉट्स क्लियर नहीं होगा ढेर सारे उपाय करने के बाद, तब लास्ट उपाय है कि नॉन को आप अपीयर कर दो। और नॉन को दो तरीके से अपीयर किया जा सकता है, वर्ब के पहले बुला करके या फिर वर्ब के लास्ट में बुला करके। तो देखिए खोलना यही ना वर्ब है। ओपन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? ओपन। ओपन नहीं, ओपन। क्या पढ़ेंगे? ओपन। चलिए, और ऑब्जेक्ट क्या है? दरवाज़ा है, और दरवाज़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोर। अच्छा ये बात बताइए, जो दरवाज़ा खोलने की बात की जा रही है, आपको कमांड दिया गया है कि किसी दरवाजे को आप खोलो, तो वह दरवाज़ा पार्टिकुलर है कि नहीं है? वह दरवाज़ा सिंगल में है कि नहीं है? वह दरवाज़ा डेफिनिट है कि नहीं है? और जब डेफिनिट दरवाज़ा है, डेफिनिट नाउन है, इसका मतलब है उससे पहले आर्टिकल जो आएगा वह भी डेफिनिट होगा। आर्टिकल जो है 3 होते हैं, एक ए, दूसरा एन और तीसरा द, जिसमें ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। फिलहाल रट लीजिए इसको, ये एक स्पेशल टॉपिक आएगा हमारा जो करीब 10 से 15 दिन चलेगा। फिलहाल रटेंगे आप। ए और एन को क्या कहा जाता है? इंडिफिनिट आर्टिकल। और द को क्या कहा जाता है? डिफिनिट आर्टिकल। कोई आपसे ये सवाल करे कि ए या एन को इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? ए या एन को इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? तो आप जवाब देंगे क्योंकि यह इंडिफिनिट नाउन से पहले आता है। क्योंकि यह इंडिफिनिट नाउन से पहले आता है। इंडिफिनिट नाउन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने कहा आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, बॉय लड़का। ये लड़का डेफिनिट है क्या? किस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ? आई एम अ बॉय, बॉय ये तो कॉमन नाउन है, ये तो डेफिनिट है नहीं। ये लड़का डेफिनिट है क्या? ये डेफिनिट है। आज मेरी बात हो रही है, लेकिन ये डेफिनिट हो सकता है क्या? ये इंडिफिनिट है। तो इंडिफिनिट नाउन से पहले आने वाला आर्टिकल कैसा होगा? इंडिफिनिट ही होगा। यदि इसको मैं डिफिनिट बना दूं तो फिर द का इस्तेमाल इससे पहले किया जा सकता है। तो बताइए डोर से पहले द का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग बोलेंगे ओपन द डोर। नोट दिस। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने आपको ऑर्डर दिया, मैंने आपको कमांड दिया कि मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो या मुंह बंद करो, अपना मुंह बंद करो। या फिर और क्या कह सकते हैं हिंदी में? डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे लिखता है शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, ऐसा ही लिखता है ना। चलिए शांति बनाए रखिए। ये बताइए ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या फिर सजेशन या एडवाइस है? रिक्वेस्ट है। शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। 2 सेंटेंस मैंने आपको दिया है, ध्यान से सुनिएगा। शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। अब इस दोनों में बताइए कौन सा है रिक्वेस्ट करने का? कृपया शांति बनाए रखें। तो इसको तो एक तरह से मैं कमांड के नज़रिए से भी देख सकता हूँ ना। चलिए वहाँ की सिचुएशन को आप भूल जाइए। मैंने आपसे कहा मुंह बंद रखिए, शांत रहें। मैंने आपसे कहा शांत रहें, तो टीचर तो स्ट्रिक्टली बात करते हैं। मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा हूँ। बदमाशी करेंगे तो क्लास से निकाल देंगे। आपसे रिक्वेस्ट करने की यहाँ पे बात ही नहीं की जा रही है। जिसको ऑर्डर के सेक्शन में भी रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है? तो बताइए शांति बनाए रखिए, रखिए के लिए आप कौन सा वर्ब लाना चाहेंगे? कीप या कीप? इसको लाना चाहिएगा क्या? आपने कहा कीप, ये तो गलत आपने कह दिया। किसको लाना पड़ेगा? कीप को। ये लॉन्ग वावल साउंड है क्या? और जहाँ पे लॉन्ग वावल साउंड आता है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? लंबा बोलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कीप। क्या बोलेंगे? कीप। चलिए क्या कीप करना है, किसको रखना है? शांति को। तो कीप साइलेंस, नोट कीजिएगा, कीप साइलेंस। कहा अपना मुंह बंद रखो या बंद करो।
अपना मुंह बंद करो। ये बताइए ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या फिर एडवाइस है? ऑर्डर दे रहे हो आप, तो ऑर्डर जब भी देंगे तो हम वर्ब का पहला फॉर्म पहले लाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे। अब इसमें से आप सबसे पहले ये एनालाइज कीजिए कि वर्ब कौन है। बंद करना, मुंह को बंद करने की बात की जा रही है ना, तो मुंह बंद करने के लिए हम शट अप एक एक्सप्रेशन को ला सकते हैं क्या? शट अप एक फ्रेजल वर्ब को ला सकते हैं ना, शट अप। शट अप का मतलब क्या होता है? मुंह बंद रखना। मुंह बंद रखना के लिए स्पेशल ये वर्ड है शट अप। शट अप का मतलब होता है बंद रखना। क्या करना? बंद रखना। किसको बंद करने की बात की जा रही है? मुंह को। और किसके मुंह को? अपने मुंह को। तो यहाँ पे योर लाइएगा क्या? अच्छा ये बताइए यहाँ पे योर क्यों आया है? योर क्यों आया है? नहीं, इसका सही जवाब ये होगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट यू है। इसका सब्जेक्ट यू है और यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या बनेगा? ये ना सही जवाब होना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है कि नहीं है? होता है ना। वो सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू छिपा है ना, दिख नहीं रहा है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो योर होगा कि नहीं होगा? तो शट अप योर माउथ। शट अप योर माउथ नहीं पढ़ेंगे, शट अप योर माउथ। यो क्या बोलना है? यो। शट अप योर माउथ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिएगा, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। चलिए बनाइएगा अपना अपना, किसी का देखिएगा नहीं, ताकि आपको लगे कि हाँ हमको दिक्कत हो रही है। खुद को चीट नहीं करेंगे, दिक्कत होगी तो पूछेंगे, नहीं तो फिर इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा। एकदम ऑनेस्टली अपना अपना काम कीजिए। चलिए क्या बना है इसका? चलिए सबसे पहले ये बात बताइए कि इसका वर्ब कौन है? आओ। आना इज द वर्ब। इंग्लिश मीनिंग होगा इसका कम। और किसके पास आने की बात की जा रही है? मेरे पास ना। तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे जिसका नाम है टू मी। कम टू मी। क्या बोलेंगे? कम टू मी। नेक्स्ट लिखेंगे, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लाओ। नोट कीजिए और अपना अपना बनाइए। मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लाओ। जो सेंटेंस बना रहा है उसका अब इंग्लिश में यूज करना शुरू कीजिएगा और इंग्लिश में टॉक शुरू कीजिए। अब मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लाओ। चलिए बोर्ड पे आइए। सबसे पहले ये बताइए इंपेरेटिव सेंटेंस है कि नहीं? इसमें कोई डॉट है क्या? मेरे लिए एक गिलास कॉफ़ी लाओ, एक कप कॉफ़ी लाओ या एक गिलास पानी लाओ, इसका मतलब आप ऑर्डर दे रहे हो किसी को। यू आर ऑर्डरिंग समवन। अब इसे देखिएगा, जैसे ही ऑर्डर देने की बात हो तो इसका पैटर्न हो जाएगा वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले वर्ब को लाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाएंगे। अब बताइए इसमें वर्ब कौन सा है? लाना। तो लाना के लिए आप किसको लाओगे? ब्रिंग को। किसको लाने की बात की जा रही है? एक कप कॉफ़ी। तो एक कप कॉफ़ी का इंग्लिश मीनिंग होता है एक कप ऑफ कॉफ़ी। एक कप ऑफ कॉफ़ी किसके लिए? फॉर मी। फॉर मी नहीं, फॉर मी। और ध्यान रखिएगा, एक कप कॉफ़ी लाने की जब भी बात करें तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कप ऑफ। क्या कह सकते हैं? कप ऑफ प्लीज़। कप ऑफ प्लीज़ का मतलब हुआ ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी। ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। ये शॉर्ट वर्जन है इसका। ये फॉरेन कंट्री में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लोग इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ बोलेंगे कप ऑफ प्लीज़। क्या बोलेंगे? कप ऑफ प्लीज़। कंसीडर you are in a hotel and you have to order a cup of coffee, then you will have to say only cup of please. Only cup of please. It means you want a cup of coffee. कप्पा का मतलब ही क्या होता है? Bring a cup of coffee for me. यानी कि इस पूरे का शॉर्ट वर्जन हो गया ये cup of please. कोई दिक्कत है? तो साइड में यहाँ पे लिख देंगे ऐसे cup of। हाँ, तो फिर अलग कर देंगे उसको, शॉर्ट वर्जन इस्तेमाल नहीं करेंगे।
हाँ, यदि ये मान लीजिए कि वहाँ पे आप फेस टू फेस हो ना, जो लिसनर है वो तो आपके सामने में है, तो लिसनर तो बेहतर तरीके से समझ रहा है कि कितने लोग हैं। यदि एक्सप्रेशन से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कितने कप कॉफ़ी चाहिए, तो फिर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि टेबल पे 5 लोग बैठे हो, लेकिन 5 में 3 कॉफ़ी पसंद करे और 2 चाय पसंद करे, और वो कंसीडर कर ले 5 आदमी है तो 5 कप चाय 5 कप कॉफ़ी भी पिएगा ना। तो ये आपकी समझ है, ये आपकी थिंकिंग है कि 5 कॉफ़ी यहाँ पे चाहिए। हो सकता है 2 चाय की ज़रूरत हो जाए, तो वहाँ भी पूरा सेंटेंस आप क्रिएट कर दीजिए। आप सिंपली बोलेंगे 2 कॉफ़ी एंड 3 टी प्लीज़, ठीक है। ये ब्रिंग ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर वहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे अंडरस्टूड माना जाएगा। सिंपली क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि 3 ठो चाय आपको चाहिए और 2 ठो कॉफ़ी चाहिए, तो सिंपली बोलेंगे 3 टी एंड 2 कॉफ़ी प्लीज़। क्या बोलेंगे, 3 टी एंड 2 कॉफ़ी प्लीज़, जस्ट इट। ये ब्रिंग सबको लाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये प्रीपोजिशन जो मैंने लाया है ऑफ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इज इट ओके? एनी डाउट? चलिए, अब मान लीजिए एक ऑर्डर वाला सेंटेंस ऐसा दिया है, टाइम ज़्यादा हो गया है, चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग इसके आगे काम करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, हम लोग नेगेटिव पे कल काम शुरू कर देंगे।